हाँ विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज आपका पाठ 3 गद्य खंड का अप्पू के साथ 2.5 साल जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो सत्यजीत राय एक लेखनकार ही नहीं, ये अपने फिल्मकार में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। इस पाठ में एक फिल्म के अनुभव जो उन्होंने फिल्म बनाने में काफ़ी समय लगा दिया, उसका अनुभव को प्रदर्शित किया है कि अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्म बनाने में कितना समय लगा, 2.5 साल। जिस फिल्म का नाम है पथेर पंचाली। तो उसका अनुभव इस पाठ में उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो एक लेखक ही नहीं, एक फिल्मकार भी हैं। तो इनके पहले हम जीवन परिचय के बारे में देखेंगे कि सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में 1921 ईस्वी में हुआ। किस ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। इन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। इसके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म जो है वह क्या है? पथेर पंचाली। और ये इनकी मातृभाषा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जन्म उनके हैं, तो इसलिए उन्होंने पथेर पंचाली फिल्म किस भाषा में प्रदर्शित किया? बंगला भाषा में। और 1955 में प्रदर्शित हुआ। पथेर पंचाली फिल्म कब प्रदर्शित हुआ? 1955 में। हो सकता है आपके प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ से आपको प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। इससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उन्होंने फिल्मों के जरिए केवल फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। यानी अपने आप को भी और दूसरे निर्देशक जो हैं, आलोचक जो है, सुनने वाले, जो पढ़ने वाले, जो देखने वाले हैं, उनको भी मन मुक्त करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कार मिले। इन्हें जो पुरस्कार इस प्रकार हैं: फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ। किन्हें इनके जीवन का जो संघर्ष और जो उनकी कलात्मक को देखकर उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए सम्मान पद भी प्रदर्शित किया गया। उन्हें एक प्रोत्साहन भी मिले और सम्मानित भी किया गया। तो इसी प्रकार उन्होंने एक फिल्म नहीं, कई फिल्में बनाई जो इसमें दर्शाया गया है। जो इस प्रकार है कि प्रमुख फिल्में कौन सी हैं? अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पंचाली। ये इतनी जो फिल्में वो क्या थी? बंगला भाषा में इन्होंने अपनी मातृभाषा, बंगला भाषा इनकी क्या है? मातृभाषा। तो मातृभाषा में इन्होंने इतनी फिल्में प्रदर्शित किया और अपने राष्ट्रभाषा का सम्मान पाने के लिए, सम्मान देने के लिए इन्होंने कुछ हिंदी भाषा में भी इन्होंने अपना फिल्म रचनाएं प्रदर्शित किया, जो इस प्रकार हैं: शतरंज के खिलाड़ी, सतगति। ये क्या थे? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा क्या है? अपनी राष्ट्रभाषा है। तो इन्होंने राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को बहुत ही अच्छी तरह से सम्मानित और उन्हें सम्मान दिया है। तो प्रमुख रचनाएं हैं: प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर का स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। ये क्या थे? उनकी प्रमुख रचनाएं थी। यानी लेखनकार ही नहीं, इन्होंने फिल्मकार भी योगदान दिया। इसी तरह आदि नीचे कुछ चीज़ें दिया गया जो मैंने पहले ऊपर शॉर्ट में बता दिया है। इसे आप अपने
नोटबुक में कुछ क्वेश्चन आंसर में लिख लेना है। अब हम अपने पाठ परिचय की तरफ देखते हैं, जो इस प्रकार है। अप्पू के साथ 2.5 साल, ये क्या है? एक शीर्षक है। मेन पात्र इसमें कौन होता है? अप्पू, और अप्पू के साथ एक दुर्गा। ये दोनों की पात्र का परिचय देते हैं। मिठाई वाला होता है, एक कुत्ता। तो ये सारे कुछ पात्र को बनाने में और फिल्म को बनाने में, उसे फिल्म की शूटिंग की लोगों को देखने में आकर्षित कर ले, ऐसी फिल्म की शूटिंग करने वाले सोचते हैं। तो उसे बनाने में काफ़ी समय लग जाता है और उसे इस तरह बताया है कि उनका अनुभव किस तरह है। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी, क्योंकि उनके पास इतनी सारी व्यवस्था एक साथ नहीं हो पाती थी। तो मैं जब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी, यानी नौकरी के काम से जब उन्हें समय मिलता था, तब वे शूटिंग करते थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी, क्योंकि लेखक अकेले थे, ना तो कोई पार्टनरशिप थे, ना तो कोई सहयोगी थे। तो उन्हें अपनी व्यवस्था स्वयं करना पड़ता था। पैसे की व्यवस्था करना था, शूटिंग की व्यवस्था करना था। तो वे जब तक पूरी व्यवस्था नहीं होती, तब तक शूटिंग जो थी वह स्थगित हो जाती थी, थोड़ी दिन के लिए रुक जाती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया, यानी उन्होंने एक विज्ञापन में दिया कि लोग उन्हें अप्पू की भूमिका किसी के घर पे या कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, मैं इसका इंटरव्यू लेता हूँ। तो काफ़ी लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सब लोग क्या हो गए? फेल हो जाते हैं। जो क्या अप्पू की भूमिका निभाने के सरल, सुंदर और सुशील और होशियार होना चाहिए, ऐसे पात्र की खोज में उन्होंने काफ़ी टाइम लग गया। तो उसी समय एक क्या था, राम बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था, यानी एक कमरा भाड़े पर भी था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, यानी लेखक को जब उस गर्दन पे बाल लगा था तभी उनको शंका हो जाती है कि इसमें कुछ दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने संकोच बस फिर पूछा कि आपका नाम क्या है? तो लड़की का नाम क्या था? टिया। तो टिया नाम को बताने के बाद भी उन्हें कुछ शंका बनती है। तब उसके लड़की के पिता ही बोल देते हैं कि मैंने अभी अभी बाल कटवा कर यहाँ आए हैं। वे सज्जन पकड़े गए। तब वे सज्जन जो थे उन्हें अपनी सच्चाई को छुपाना चाहते थे कि लड़की है, पर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कितने वर्ष का लड़का होना चाहिए? 6, और लड़का होना चाहिए, न कि लड़की, क्योंकि उनके पास लड़की दुर्गा नाम की थी। तो इसीलिए वे लड़के की केवल खोज कर रहे थे। तो उनकी चोरी छुपी नहीं और वे पकड़े गए। तो वे फिर फेल कर दिया गया। असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल काट कर आपके यहाँ ले आए हैं।
तो जब ऐसी बातें सुनते हैं तो लोग लेखक उसे फेल कर देते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। यानी तो मेन पात्र वही हैं, इसलिए उनको और चिंता जताने लगे। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुवीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अप्पू बना। कौन बना? सुवीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, क्योंकि लेखक को पहले ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म की व्यवस्था हो जाएगी और जल्दी से जल्दी फिल्म में शूटिंग हो जाएगी। लेकिन कुछ उनके साथ घटना घटती है, इसलिए काफ़ी समय लगता। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ही नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाले 80 साल की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात है। यानी जिससे उम्मीद थी कि बच्चे कम उम्र वाले उम्र में जल्दी बच्चे बढ़ते हैं और 80 साल की चुन्नी वाला है, उनकी भी कोई समय सीमित नहीं है कब क्या घटना घट जाए। लेकिन इन सब के साथ ऐसी घटना नहीं घटती है जिस पर उम्मीद नहीं थी, उनके साथ कुछ घटना घटती है जो कि समय लगता है। उसे आगे देखें। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। इस सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, यानी कम से कम कितने दिन ऐसे शूटिंग करने में उनको काफ़ी। लेकिन कुछ उसके अंदर क्या थे, बीच में त्योहार आ गए, इसके साथ कुछ घटना घटेगी, आपको देखेंगे। काश फूलों के वन में पहुंचता। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। यानी सुबह से शाम तक उन्होंने कुछ शूटिंग की। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। यानी बौराए यानी पागल हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल यानी फूल पत्तियों से जो हरी भरी घास है, वे फूल क्या हो गए, कुछ पशु जानवर ने चर लिया। कि पहले की क्या व्यवस्था नहीं होती थी कि मतलब दिन में ही शूटिंग कर सकते थे, रात में नहीं, कि इतनी लाइट वगैरह व्यवस्था नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, विज्ञापन कार्य इतना नहीं हो पाता था। तो जब दिन में जितना सुबह से शाम कर सकते थे तो कर ले, नहीं तो शाम हो फिर बंद कर दे। तो उस बंद करने के समय तो उनको काफ़ी दिन, 1 हफ्ता का समय लग गया। तो बीच के 7 दिनों में जानवरों ने भी सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ
उसका मेल कैसे बैठता, उसमें कंटिन्यूटी नदारत हो गई। यानी जो कंटिन्यू दिखाना था वो क्या हो गई, व्यर्थ। नदारत यानी व्यर्थ हो गई, खराब हो गई। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी भी शॉट लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट ने थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पहले क्या होता था, रेलगाड़ियाँ को कहते नहीं कि कोयले से चलती थी, तो उन्हें कोयले की धुआं और रेल की पट्टी जो थी उन्हें ऐसा दृश्य दिखाना था कि वे काला दिखे और धुआं भी जो निकलता है वो काला दिखे काशफूलों में। तो ऐसे पृष्ठभूमि काला धुआं दिखाना था। लेकिन पथेर पंचाली में जब यह सीन दिखाई देता तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चिंतित न कर पाते कि पहले का युग क्या था। आज हमारे इंजन, डीजल आदि वैज्ञानिक दृष्टि से गाड़ियाँ चलती है, लेकिन पहले क्या था, कोयले ईंधन आदि गाड़ियाँ चलती थी। तो उन्हें वह पुरानी परंपराओं, पुरानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह फिल्में दिखानी थी, प्रदर्शित करनी थी। तो आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। तो उन्होंने अलग अलग समस्याओं से जूझते रहे। तो मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमने ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सरजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलू कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। भात जानते हो ना, चावल का पका हुआ भात। तो अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। यानी बच्चे क्या करते हैं, अभी अपने हाथ से खाना भी खिलाओ तो बच्चे अपने खेल में लगे रहते हैं। तो बच्चे खेल कूद के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। ये उनके हाथ में क्या है, धनुष और तीर का कमान है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। यानी उनकी माँ जो है, उनकी अप्पू की माँ कौन है, सरजया। तो सरजया जो है
उन्हें खिलाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ती है। लेकिन जब बच्चे का मन भर जाता है तो बच्चे खाते नहीं है और क्या करने लगते हैं, आनाकानी करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो दौड़ती हैं, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती हैं कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भोलू कुत्ता भी खड़ा हो जाता है तो उसका ध्यान सरजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। जो उनके सामने एक कुत्ता बैठा रहता है वो भी खाने की लालच में है कि बच्चे के खिलाने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह मुझे मिलेगा, और उसको खाने के लिए वह लालायित हो रहा है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सरजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है, यानी कुत्ता को नहीं देती है, वह गमले में डाल देती है और वह भोलू वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। यानी ऐसा सीन दिखाना था कि भोलू की कुत्ता भात नहीं खिलाती, वह एक गमले में डाल देती। लेकिन क्या हो गया, रात हो गई, सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई, सूर्य डूब गया और अंधेरी रात हो गई। तो पहले क्या था, ऐसी रोशनी, लाइट, तमाम ढंग की व्यवस्था नहीं थी, तो दिन भर जो कार्य किए वो फिर ख़त्म। तो 6 महीने उसके बाद भी एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है, उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म, यानी उस दिन से मेरा कुछ जो पैसा था उस दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। तो 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भोलू कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा, यानी जब उस दिन का सीन नहीं दिखा पाए तो पैसा खत्म हो गया। तो उन्होंने फिर व्यवस्था करने में लिए कितने दिन लग गए, 6 महीने। पैसा की व्यवस्था 6 महीने काफ़ी, तो 6 महीने में कुत्ता क्या हो गया, कुत्ता का देहांत हो गया कि 80 तो ये तो क्योंकि ज़्यादा दिन तक कुत्ते बिल्ली नहीं जीते तो उनकी आयु तो कमी होती है, तो किसी कारण कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तो खबर मिली कि भोलू जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, क्योंकि पहला तो थोड़ा वो शूटिंग में दिखाई दिया, अब फिर बाद में उस सेम जैसा कुत्ता दिखने के लिए उन्हें फिर काफ़ी समय लगा ढूंढने में। सचमुच यह कुत्ता भोलू जैसा ही दिखता था। वह भोलू से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भोलू जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भोलू के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे यह दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भोलू की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम किया। यानी देखने वाले जो दर्शक हैं उन्हें ऐसा ना दिखाई दे कि कुत्ता अलग अलग, भले हुए उनके जीवन में अनुभव हुआ लेकिन देखने वालों को ऐसा पता नहीं चले। ऐसी शूटिंग की व्यवस्था लोग करते हैं। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही सभ्यता है। सभ्यता से पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, वे दोनों मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है तो वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना
देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। यानी बच्चे क्या करते हैं, कोई खरीदेगा तो थोड़ा बहुत बच्चे को समझ के दे देंगे, इसलिए उन्हें उम्मीद थी। तो फिर क्या होता है, इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। यानी आज थोड़ी सीन उन्होंने श्रीनिवास ने किया मिठाई वाला, फिर क्या हो गया, श्रीनिवास की देहांत हो गया। तो फिर अब सेम श्रीनिवास जैसा दूसरा मिठाई वाला मिलाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत इनकी मिलता जुलता चेहरा मिलता है। तो कुछ समय उसमें तो लगना ही था। तो आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बासबन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। यानी देखने वाले जो हैं, उन्हें ऐसा पता नहीं चलता है। श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम पर बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलू कुत्तों की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पर अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाले मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है कि वे मिठाई वाले मुखर्जी जरूर लेंगे, मिठाई वाले से चल हम भी चलें जाएंगे। भाई बहन दौड़ते लगते हैं और उसी समय पीछे पीछे झुरमुट में बैठा भोलू कुत्ता भी छलांग लगा कर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं, तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। यानी कैमरा जब चालू हो गया और क्योंकि कुत्ता जो है उसे सिखाया नहीं गया, तो कुत्ता को बिना सिखाए हुए कैसे वे काम कर सकते हैं। कुत्ता तो बुद्धिमान होता है, पर उसे सिखाना समझाना पड़ता है, इसलिए वे उस नज़ारा को नहीं दिखा पाता। तो अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही हम उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें
हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। यानी क्या होता है, कुत्ता लालची होता है, या रोटी लो, मिठाई लो, कुछ लेके हाथ में रखो तो कुत्ता आपके पीछे पीछे भी दौड़ने की कोशिश करता है। तो पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू होगा। यानी अभी आपको जो दो उदाहरण कवि ने बताया, लेखक ने बताया कि दो उदाहरण आपको बताया कि अप्पू के साथ कुत्ते और मिठाई वाला, ऐसी घटना घटती। अब कैस वहाँ जो रेलगाड़ी का उन्होंने प्रदर्शन दिया था वे भी अब नीचे बताते हैं। शरद ऋतु के नीरव आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरे और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। यानी पहले क्या था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्हें केवल भगवान पर ही भरोसा था कि यानी वर्षा हो तभी शरद ऋतु पेड़ पौधे हरियाली दिखेगी, और रात अंधेरा हो जाए तो उन्हें शूटिंग नहीं कर पाते थे। केवल वे सूरज की रोशनी से वे अपनी शूटिंग की व्यवस्था कर सकते थे, और ये सारी परिस्थितियाँ उनके साथ होती थी। तो इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए उन्हें कई दिन लग जाते थे, हर रोज़ उन्हें शूटिंग नहीं कर पाते थे। इसके बीच ही कुछ न कुछ घटना घट ही जाती थी। तो आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। नहीं, उन्हें रोज़ आशा लगी रहती कि आज बारिश हो, और बारिश होते हुए एक शूटिंग के अंदर दिखाई दे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा। इस शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नंबर पता कर्मचा, हे विष्टि घरे जा। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके। कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। यानी वृष्टि यानी बादल, बरसात ज़्यादा हो रही और ठंडी बढ़ गई है। अब अप्पू बदन खोल और प्लास्टिक के कपड़े से ढक ले, यानी जो रिंगकोट पहनते हैं ना, उसे रिंगकोट से ढक करके कैमरे यानी अंदर जा। तो उन्हें ये अपनी यहाँ भाषा भी दिया है, ए वृष्टि घरे जा, यहाँ बंगाली भाषा का उच्चारण दिया है। तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। नहीं सिसक रहते, नहीं मतलब ठंड कारण हुए सिसकने लगते हैं। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी वाडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ। यानी काफ़ी समय इंतज़ार करने में लगा, लेकिन यह शॉट उस समय व्यवस्थित हो गया। और उन्हें पीने के लिए क्या देते हैं, दूध की बॉडी यानी हल्दी दूध की थोड़ा से सर्द गर्म ना हो लगे। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना ही पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों के एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें एक सुबोध का
कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था, गंजा यानी टकला। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। ये देखो बंगाली भाषा में जो यहाँ आपका यहाँ दिया है, नेबुल पाता कर्मचा हे बिष्टि घरे जा बरसात ठंड अपू का बदन खुला। तो इसका हिंदी में रूपांतर यहाँ किया गया है, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, ए बादल अब घर जाओ वापस जाओ। यानी अपू को बोल रहे हैं, नींबू को साथ तुलना के हे नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, अब आपको ठंडी आपको बरसात से नहा लिए बादल अब घर जा। यहाँ इसका बंगाली में हिंदी में रूपांतर दिया गया है। मारो उनको लाठियों से पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सूबेदार से हमारा अच्छे परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन और लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों से फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रोजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल। यहाँ नीचे भी दिया गया है। रोजवेल्ट कौन था? रोजवेल्ट थे 1882 से 1945। पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, अमेरिका में 32वें राष्ट्रपति 1933 से 1945 तक। इन्हें FDR भी प्राप्त कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता था। ये एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। तो इनको उनकी मानसिक जो है कमज़ोर हो गई थी, तो कुछ भी बड़बड़ाते रहते थे। तो रूजवेल्ट और क्या पूछा है? चर्चिल का यहाँ पूरा पता दिया है। 1874 से 1965 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो कि कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। तो ये चर्चिल का पुरस्कार है। और दूसरा है यहाँ इन्होंने, एक था हिटलर, तीसरा। तो हिटलर कौन थे? 1879 से 1945 जर्मनी का तानाशाह चांसलर 1933-1945 तक, तथा नाजी पार्टी के लीडर थे। क्या थे? लीडर थे। कहाँ के? जर्मन के। तो ये और चौथा है अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार का परिचय यहाँ दिया है। 1890 से 1988 ये पश्तूनों अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माने जाने प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री जो प्रसिद्ध पद को प्रभावित करने वाले थे। तो इन लोगों की, इनकी मानसिकता जब खराब होने तो इन लोगों की याददाश्त पुरानी याददाश्त से जुड़ जाती है। तो यहाँ आपका अब्दुल गफ्फार खान है। तो सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे।
तो हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो जा सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बना जाता। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। नहीं, बहुत ही खराब था, उजड़ा बिगड़ा हुआ था। लेकिन उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक दरवाज़ा करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे कि फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। वे हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना भूपेन बाबू? इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बारे में मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों की मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रहा था। यानी वास्तु सर्प यानी क्या होता था? उनके कुल देवता होते हैं, जैसे अपने कुल देवता, गांव देवता, अलग अलग देवता, तो उन्हें कुल देवता के लोग हमारी देवता हैं, हमारी सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए सांप को हमारे लिए मारना अशुभ होता है। तो उन्हें ऐसी घटनाएं लेखक के साथ घटती है। तो पहले की दृष्टि से देखा जाए और आज की दृष्टि से देखा जाए कि फिल्म की शूटिंग किस तरह किया जाता है। आज हमारे पास वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, अनेक शैक्षिक साधन है, अनेकों पात्र खड़े होते हैं फिल्म बनाने के लिए, लेकिन पहले ऐसे लोग नहीं मिलते थे। इसलिए फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए और लोगों के मन को मोहन करने के लिए उन्हें व्यवस्थित फिल्म बनानी थी, और फिल्म बनाने में उन्हें किस तरह घटनाएं, किस तरह अनुभव हुआ, उसके बारे में अभी आपने पढ़ा, देखा, और अपने किताब को पढ़ करके इसमें से क्वेश्चन आंसर कम से कम 20 से 25 शॉर्ट में आपने प्रश्न लिखना है। और इसका प्रश्न अभ्यास में फिर अगले वीडियो में बताते हूँ। ऐसी सब घटनाएं घटती है, वीडियो बनाने में हो या फिल्म बनाने में हो, उसे बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, ताकि देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले उसे गलत प्रमाण न पता चले। तो धन्यवाद।